ये कहानी है एक गांव की जहां रिश्ते खून से तो जुड़े थे, पर उनकी पहचान दौलत से होती थी। इसी गांव में रहती थी सुषमा, एक ऐसी औरत जिसकी आंखों में सपने तो थे, पर किस्मत में सिर्फ गरीबी लिखी थी। उसका पति राम दिन रात दूसरों के खेतों में मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी जुटाता था और सुषमा खुद लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करके घर का खर्च चलाती थी। उसी गांव में सुषमा की एक छोटी बहन भी थी, सुजाता। उसका पति शहर का एक बड़ा व्यापारी था और वह खुद एक रानी की तरह आलीशान हवेली में रहती थी। पर दौलत ने उसे अमीर तो बना दिया था, लेकिन दिल से उतना ही गरीब कर दिया था। एक दिन सुषमा सुबह सुबह काम पर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे सुजाता मिलती है। अरे दीदी, आप कहाँ जा रही हैं इतनी सुबह सुबह? वो काम पर जा रही थी सुजाता। हाँ, वो तो आपके हाथों को देखकर ही पता चल रहा है। देखिए तो, बर्तन धोते धोते कैसे घिस गए हैं आपके हाथ। खैर, मैं तो आपको ये बताने आई थी कि रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो मैंने मोहन भैया के लिए सोने की राखी बनवाई है। पूरे 2 तोले की है। और आप क्या दे रही हैं भैया को? सुषमा कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। तभी सुजाता बोल पड़ती है। अरे, मैं भी क्या पूछ रही हूँ, आप भला क्या ही देंगी? आपको तो दूसरों के घरों के झूठे बर्तन मांजने से फुर्सत मिले, तब ना कुछ सोचेंगी। सुजाता, हम गरीब जरूर हैं, पर मेहनत से कमाते हैं। भगवान ने हमें जो भी दिया है उसमें खुश रहते हैं। हाँ, खुश तो दिख ही रही हो, पर मुझे आदत नहीं कि तुम जैसी गरीबों से ज्यादा बातें करूं। वैसे भी मैं और रमेश तो बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तुम्हारे जैसे गरीब लोग हमारे घर आते भी नहीं। सुषमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वह कुछ नहीं बोलती, चुपचाप अपने कामों पर चली जाती है। अगले दिन सुषमा सुबह उठकर अपने भाई के लिए कागज की एक सुंदर सी मोती लगाकर बड़ी प्यार से राखी बनाती है और अपने भाई मोहन को राखी बांधने के लिए चली जाती है। उधर दरवाजे पर पहले से ही खड़ी मोहन की पत्नी मीना सुजाता का इंतजार करती है। आओ आओ सुजाता, कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तभी दरवाजे पर सहमी हुई सुषमा आती है। उसके हाथ में एक छोटी सी थाली है जिसमें कागज की राखी रखी है। उसे देखते ही मीना का मुंह बन जाता है। तू भी आ गई? और ये क्या ले आई है हाथ में? अरे, ये कोई राखी होती है क्या? कागज का टुकड़ा? इससे अच्छा तो तू नहीं आती तो हमारी इज्जत बच जाती। अरे भाभी, आप भी क्या उम्मीद कर रही हैं इनसे? इनके पति और ये खुद दोनों दूसरों के घरों में काम करके जैसे तैसे अपना पेट पालते हैं। ये सोने चांदी की राखी कहाँ से लाएंगी? उनके नसीब में सिर्फ कागज का टुकड़ा ही है। मीना और सुजाता दोनों मिलकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। सुषमा का चेहरा अपमान से लाल हो जाता है। उसकी आंखें छलक पड़ती हैं, पर वह होंठ भींचकर चुप रहती है। तभी मोहन अंदर से आता है और सुषमा की थाली में कागज की राखी को देखकर कहता है, ये क्या बचपना है? ये कूड़ा क्यों ले आई? भैया, मैंने इसे अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। इसमें मेरा प्यार है। रख अपना प्यार अपने पास। मुझे नहीं चाहिए ऐसा फालतू का प्यार। चल, अब आई है तो राखी बांध और निकल यहाँ से। सुषमा की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, फिर भी वह चुपचाप राखी बांधकर वहां से निकल पड़ती है। उसकी आंखें नम हैं, पर चेहरे पर एक गहरी खामोशी है। तभी रास्ते में एक पुराना कुआं आता है। वहां एक बूढ़े साधु बाबा एक भारी मटका उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मटका हिलता तक नहीं। बाबा, लाइए, मैं ये मटका आपके घर तक पहुंचा देती हूँ। नहीं बेटी, तू क्यों तकलीफ उठाएगी? मैं खुद ही ले जाऊंगा। बाबा, अब आपकी उम्र हो गई है, ये मटका आपसे नहीं जा पाएगा, भारी है। ठीक है बेटी, तू इतना कहीं रही है तो ले चल मेरा मटका। फिर सुषमा मटके को लेकर साधु बाबा के घर तक पहुंचा देती है। यही मेरा घर है बेटी, यहीं पर तू मटका रख दे। बेटी, मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ, तेरे चेहरे पर उदासी नजर आ रही है, पर तू चिंता मत कर बेटी। तुम्हारे जो भी कष्ट होंगे सब दूर हो जाएंगे। तुमने आज एक बूढ़े व्यक्ति की मदद की है। भगवान ऊपर बैठकर सब देखता है बेटी। ठीक है बाबा, फिर मैं चलती हूँ। रुको बेटी,
तुम बहुत नेक दिल की लगती हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इसमें से तुम कोई एक घड़ा ले लो। मैं घड़ा लेकर क्या करूंगी बाबा? मेरे घर में घड़ा पहले से ही पड़े हुए हैं। बेटी, इस घड़े को तुम ऐसा वैसा घड़ा मत समझो। ये कोई मामूली घड़ा नहीं है। ये घड़ा कर्मों का फल बताता है। इसमें से तुम जो घड़ा लोगी, वह घड़ा तुम्हारे कर्मों के हिसाब से इसमें भर जाएगा। अगर तुम अच्छा कर्म की होगी तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। फिर सुषमा उसमें से एक घड़ा उठाती है और अपने घर लेकर आ जाती है और सारी बात अपने पति राम को बताती है। कर्मों का फल, और वो भी मटके में? अरे पगली, आजकल कोई मुफ्त में पानी नहीं पिलाता। वो तुझे मटका दे गया? बात सही है तुम्हारी। बाबा की आंखों में सच्चाई सी दिखी। कह रहे थे, इसमें जो होगा वो मेरे अच्छे कामों का फल होगा। चल खोल के देख ही लेते हैं। कम से कम पता तो चले कि बाबा की आंखों में सच्चाई थी या चालाकी। सुषमा और राम मिलकर मटके को धीरे धीरे खोलते हैं। जैसे ही कपड़ा हटता है, मटके के अंदर से सोने के सिक्कों की चमक पूरे कमरे को रोशन कर देती है। दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। हे भगवान, ये तो सोना है, असली सोने के सिक्के। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी की मदद करने से मुझे इतना कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये सब ऊपर वाले की मर्जी से ही हुआ है। शाम का समय दोनों बाहर में बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। राम, ये सिक्के अगर हम यूं ही रख देंगे तो ये एक दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इनसे कुछ सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का भी भला करने वाला काम करें तो ये हमेशा के लिए सहारा बन सकते हैं। तो तू क्या करना चाहती है? मैं सोच रही हूँ एक अच्छी नस्ल की गाय खरीदूं और उसका दूध गांव में बेचूं। शुद्ध दूध, बिना मिलावट के। सबको अच्छा भी लगेगा और हमारा जीवन भी सुधरेगा। तेरा सोच तो मेरी सोच से बहुत ऊंचा है सुषमा। तू जो भी करेगी, मैं तेरे साथ हूँ। अगले दिन सुबह सुषमा घर से जल्दी निकलती है। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी, पर कदम अब भी उतने ही साधे और शांत थे। उसने सोने के कुछ सिक्के एक कपड़े में बांध लिए थे और बाजार की ओर चल पड़ी। बाजार में बहुत चहल पहल थी। वह सीधे उस जानवरों वाले ठेले के पास गई जहां अच्छी नस्ल की गायें बंधी थीं। गायों के पास कुछ लोग भाव ताव कर रहे थे। बहन जी, ये गाय दूध की बहुत अच्छी नस्ल की है। दिन में 2 बार अच्छा दूध देती है, लेकिन ये सस्ती नहीं है। संभाल पाएंगी? गाय संभालना मुझे आता है और कीमत की चिंता मत कीजिए, मैं पूरा हिसाब दे दूंगी। सुषमा कुछ सोने के सिक्के से गाय खरीदकर घर आ जाती है। अगली सुबह वह अपने गाय का दूध निकालकर गांव-गांव बेचने निकल पड़ी। उसके हाथ में एक दूध की भारी बाल्टी थी और होठों पर एक नई उम्मीद। सुषमा की आवाज गांव की गलियों में गूंजने लगी। दूध ले लो भैया, दूध आपके गांव में आ गया है, ताजा गाढ़ा दूध। दूध ले लो, दूध। गांव के लोग उसकी आवाज सुनकर चौंक गए। अरे बिटिया, लगता है आज से तुम दूध बेचने लगी हो। हाँ काका, अब मैं दूध का व्यापार कर रही हूँ। कैसे लीटर दूध दे रही हो सुषमा बिटिया? काका, 40 रुपए लीटर दे रही हूँ। तो फिर मुझे भी 1 लीटर दे दो बेटी। धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी सुषमा के पास आने लगे। उसकी दूध न सिर्फ गाढ़ी और मीठी थी, बल्कि कीमत भी बहुत वाजिब थी। गांव वालों को उसका दूध बहुत पसंद आने लगा। अगले दिन अरे सुषमा बिटिया, तुम्हारे दूध तो बच्चे लोग अब मांग मांग कर पीने लगे हैं। बिटिया, तुम्हारा भाई मोहन भी दूध बेचता है, पर उसके दूध बच्चे लोग पीना पसंद नहीं करते और उसके दूध में तो ज्यादा पानी की मात्रा रहता है और कीमत 60 रुपये लीटर रखा है। हाँ, सुषमा सही कह रहे हैं ये काका। अब हम लोग तुम्हारे पास से ही दूध खरीदा करेंगे। तुम्हारे दूध भी बहुत गाढ़ी और मीठी होती है और कीमत भी कम है। अब सुषमा का नाम पूरे गांव में फैलने लगा था। कम दाम में गाढ़ा, मीठा और शुद्ध दूध। गांव वाले सुषमा की तारीफ करते नहीं थकते। ये खबर जब उसकी बड़ी बहन सुजाता के कानों तक पहुंची तो वो हैरान रह गई। वो सोचने लगी, अरे कल तक तो उसके पास खाने के पैसे नहीं थे और आज दूध का व्यापार, ये कैसे हो गया? जरूर भैया मोहन ने कुछ मदद की होगी। मैं आज ही भैया के घर जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ। वो सीधा भाई मोहन के घर जा पहुंची।
भैया सच सच बताओ, कहीं तुमने सुषमा की मदद तो नहीं की? नहीं सुजाता, मैं भी यही सोच रहा हूं। मैंने तो कुछ नहीं किया, बल्कि उसकी वजह से तो मेरा व्यापार चौपट हो गया है। लोग अब मुझसे दूध लेना पसंद नहीं करते। कहते हैं मैं पानी मिलाता हूं, और सुषमा तो शुद्ध गाढ़ा और मीठा दूध देती है। सुजाता का माथा ठनक गया। अरे ये तो बड़ी बात हो गई। कल तक तो उसके पास राखी खरीदने तक के पैसे नहीं थे, और आज व्यापार, अचानक ये सब कैसे हो गया? सोचती हुई वो बाहर निकली और तभी रास्ते में वही साधु बाबा मिले। बेटी, जरा ये घड़ा मेरे घर तक पहुंचा दो। बुढ़ापे में अब वजन नहीं उठता। मैं आपकी नौकर हूँ क्या? खुद संभालिए अपना घड़ा। बेटी, तुम दिखने में एक और लड़की जैसी हो। वो कहीं तुम्हारी बहन तो नहीं? नाम था सुषमा। हाँ बाबा, वही मेरी बहन है, पर उसे अचानक ऐसा क्या मिल गया कि वो अमीर हो गई? फिर वह साधु बाबा ने सुजाता को सारी कहानी बता दी। सुजाता लालच में आ गई और बाबा से बोली, बाबा लाइए आपका घड़ा, मैं आपके घर तक पहुंचा देती हूँ, पर आप मुझे भी वह घड़ा दीजिएगा। फिर सुजाता ने घड़ा को उठाकर बूढ़े बाबा घर तक पहुंचा दी, और बूढ़े बाबा उसके सामने ढेर सारे घड़े लाकर रख दिए और उसमें से एक घड़ा लेने को कह दिए। फिर सुषमा ने सारे घड़े में से जो सुंदर घड़ा दिख रहा था वह उठा ली और खुशी खुशी अपने घर आ गई। अरे वाह, मेरे घड़े में भी अच्छा ही निकलेगा, क्योंकि मैं भी तो अच्छे ही कर्म किए हैं। जैसे ही घड़ा खोला उसके होश उड़ गए, क्योंकि घड़े में कंकल पत्थर से भरा था। गुस्से में उसने घड़ा जोर से पटक दिया। घड़ा फुटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। अब गांव में सुषमा का नाम दिन ब दिन ऊंचा होता जा रहा था। उसका दूध शुद्ध, मीठा, गाढ़ा और सस्ता। हर कोई उसके ही द्वार पर आता। लोग कहते, सुषमा बेटी का दूध तो जैसे अमृत है, इतना सस्ता और इतना अच्छा। पर यही बात सुजाता को चुभ रही थी। वो बैठी बैठी सोचने लगी, आज वो मुझसे आगे निकल गई। सब लोग अब उसी की तारीफ करते हैं, उसे आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। धीरे धीरे उसका चिड़चिड़ापन जलन में बदलने लगा। अब वो ठान चुकी थी, दीदी को ऊपर नहीं बढ़ने दूंगी। और एक दिन वो सीधा अपने भाई मोहन के घर जा पहुंची। उसने धीमे लेकिन झर भरे स्वर में कहा, भैया सुषमा की वजह से आपका व्यापार ठप हो गया है। क्यों ना अब हम दोनों मिलकर उसका दूध का धंधा ही बंद कर दें। सुजाता धीरे से झुककर उसके कान में फुसफुसाई। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है बहन, जैसा तू कहेगी वैसा ही करूंगा। जब पूरा गांव सो चुका था तब सुजाता और मोहन सुषमा के घर के पास पहुंचे। सुषमा की गाय बाहर बंधी थी, बिल्कुल शांत। सुजाता बोली, भैया तुम दूध निकालो, मैं चारों ओर नजर रखती हूँ। मोहन जल्दी जल्दी बाल्टी भरने लगा। गाय बेचैन हुई पर कुछ न कर सकी। दूध लेकर दोनों अपने अपने घर लौट गए। जैसे ही उजाला हुआ, मोहन एकदम आत्मविश्वास से भरा दूध लेकर गांव पहुंचा। चेहरे पर मुस्कान और आवाज में नया उत्साह। दूध ले लो भैया, शुद्ध दूध। अब मैं पानी नहीं मिलाता, एक बार छक कर देख लो। ऐसा कहकर घर घर दूध सबको पूछता, पर उसका दूध कोई नहीं लेता। बहुत देर तक गांव वाले सुषमा का दूध का इंतजार कर रहे थे और मोहन इधर उधर दूध लेकर घूम रहा था। गांव वाले थक हार कर फिर मोहन से दूध खरीदे। इधर सुषमा अपने गाय का दूध निकालने की कोशिश कर रही थी, पर एक भी बूंद दूध नहीं निकला। वह बहुत परेशान हो गई। पता नहीं क्या हो गया है। खाना भी तो अच्छा ही खाई थी, फिर आज दूध क्यों नहीं दे रही है? गांव वालों मेरे दूध का इंतजार कर रहे होंगे, और पवन काका को तो दूध पीकर ही दवा खाना होता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? रात हो जाती है। फिर वे लोग दोनों वैसे ही सुषमा के गाय के पास आते हैं और दूध निकाल कर चले जाते हैं। अब मोहन का दूध भी गांव वालों को पसंद आने लगा था, क्योंकि उसमें पानी नहीं मिल रहा था। इधर सुषमा फिर बाल्टी लिए परेशान हो रही थी। गांव में अब सुषमा के बारे में बातें होने लगी थीं। सुषमा अब दूध बेचने नहीं आ रही। कहीं उसकी गाय बीमार तो नहीं हो गई, या फिर दूध ही बंद हो गया। उधर सुषमा घर के आंगन में बैठी अपनी गाय के सामने सोच में डूबी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? हर रोज मेरी गाय पूरा दूध देती थी, अब अचानक एक बूंद भी नहीं। वो हर दिन कोशिश करती, लेकिन बाल्टी हमेशा खाली ही रहती। वह गाय के थन को गौर से देखी, फिर वह सोच में डूब गई।
हर दिन मैं शाम को देखती हूँ कि गाय की थन दूध से भरी रहती है और सुबह होते ही उसकी थन सूखी सूखी नजर आती है। कहीं मेरी गाय का दूध किसी ने चोरी तो नहीं कर रहा। मुझे कुछ उपाय करना ही होगा। उस रात सुषमा ने एक बहुत ही सादा पर होशियार तरीका अपनाया। उसने गाय के थन पर हल्की सी नीली स्याही लगा दी, ताकि अगर कोई दूध निकालेगा तो स्याही उसके हाथों में रंग छोड़ देगी। फिर उसने गाय के सामने का हिस्सा गीली मिट्टी से ढंक दिया, ताकि अगर कोई आए तो पैरों के निशान वहां छप जाएं, और खुद अपने आंगन के पेड़ के पीछे छुप गई। जब रात आधी हो गई तब मोहन और सुजाता आए और अपने अपने कामों में लग गए। मोहन के हाथ में नीली स्याही लग गई थी, पर उसे पता नहीं चला और दूध निकालता रहा। यह सब पेड़ के पीछे छुपकर सुषमा देख रही थी। नहीं, अभी नहीं। सुबह गांव के सामने पकड़ूंगी ताकि सब सच्चाई जाने। अगली सुबह होते ही सुषमा सबसे पहले गांव के मुखिया के पास जा पहुंची और सारी बात बताई। मुखिया जी, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मेरा दूध चोरी हो रहा है और अब मुझे पता चल गया है कि कौन कर रहा है। क्या? दूध चोरी? अरे बेटी, ऐसा कौन नीच काम करेगा? और तुम्हें कैसे पता चला? मैंने खुद चाल चली, गाय के थनों पर हल्की नीली स्याही लगाई और आंगन में मिट्टी बिछा दी, जिसमें जो भी आए उसके पैर के निशान छप जाएं। सुषमा की दूध चोरी होने की बात सुनकर गांव वाले इकट्ठे होने लगे। वहां मोहन और सुजाता भी आए। ठीक है सुषमा, अब सब गांव वाले सामने हैं। तू बता, तुझे किस पर शक है? सुषमा ने भीड़ की तरफ देखी और बोली, भैया मोहन और सुजाता पर। मोहन और सुजाता दोनों चौंक गए, फौरन बोल उठे। क्या बकवास है ये? मैं क्यों चुराऊंगा दूध? और फिर मैं खुद दूध बेचता हूँ। सुषमा, तुम तो पागल हो गई हो। अपनी ही बहन पर इल्जाम लगाती हो, शर्म नहीं आती? तभी मुखिया की नजर मोहन के नीले हाथों पर पड़ी। मोहन, तुम्हारे हाथ नीला कैसे हो गए? लगता है तुम सुजाता के गाय के साथ होली खेल कर आए हो, क्योंकि सुजाता के गाय के थनों में भी नीला रंग लगा हुआ है। मोहन अब सब कुछ समझ गया। अब मैं पकड़ा गया हूँ। फिर वह बोला, माफ कर दीजिए मुखिया जी, यह सब मैं लालच में आकर किया था। सुषमा की वजह से मेरा दूध गांव वालों को पसंद नहीं आ रहा था और सभी कोई सुषमा से ही दूध खरीद रहे थे। पर मुखिया जी, मुझे यह आइडिया सुजाता ने दी था। मुझे भी माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं ही यह सब मोहन भैया से करवाया था, क्योंकि मैं सुषमा को अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती थी। सुषमा की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, भाई बहन का रिश्ता खून का रिश्ता होता है और वह लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं, मगर यहाँ आप लोग तो मेरी रोजी रोटी से जलने लगे थे। मुखिया जी, आपको जो सजा देना है आप इन लोगों को दे सकते हैं। मैं इन लोगों को माफ नहीं करूंगी। तुम लोगों की यह सजा है कि 3 महीने तक तुम दोनों सुषमा की गाय का देखभाल करोगी। जैसे गाय का खाना देना, नहलाना, दूध निकाल कर गांव में बेचना, ये सब तुम लोगों को करना पड़ेगा और तुम दोनों को सुषमा का नुकसान का भरपाई करना होगा। जी मुखिया जी, हम लोग जरूर करेंगे। फिर उसी दिन से वे लोग सुषमा की गाय की देखभाल करने लगते हैं और दूध निकालकर गांव में बेचकर सुषमा को पैसा लाकर देते थे और सुषमा अपने जीवन हंसी खुशी से जीने लगी। जब अपनों की ही नीयत बिगड़ जाए तो रिश्ते खोखले हो जाते हैं। विश्वास की नींव हिल जाए तो कुछ भी नहीं बचता।